सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। बेसिकली आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और इसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के नाम से भी जानते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान एंड रेमेडीज मतलब उपचार। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसका उपचार करते हैं उससे ठीक होने के लिए, ताकि हम प्रॉपर वर्किंग में आ जाएं। तो ऐसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 32 एक रेमेडी है। जब हमारे फंडामेंटल राइट प्रॉपर यूसेज में ना हो या वायलेट हो रहे हो तो हम आर्टिकल 32 का यूज़ करते हैं और उसके लिए मतलब एक तरह से रेमेडी की तरह एक्ट करते हैं। ये जानते हैं कि आर्टिकल 32 क्या करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये कहा किसने है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर इसे कहा है तो इससे मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये करता क्या है? इफ़ एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट इज़ बीइंग वायलेटेड, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सन के वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? देन ही कैन डायरेक्टली इन्वोक आर्टिकल 32 एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 कहता है कि हाँ, वो मतलब किसी पर्सन को अगर लग रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। आर्टिकल 32 के अंदर मतलब वो एक पावर देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो 5 तरह के रिट्स इशू कर सके फॉर द सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब 5 तरह के रिट्स हैं। आज की जो वीडियो है मेनली वो रिट्स के ऊपर ही है। इसमें हम पढ़ेंगे रिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिट्स क्या होते हैं और कैसे इसे इशू कराया जाता है। तो ये आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो रिट्स इशू करे और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। इसीलिए इसे प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। अब जैसे आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो आर्टिकल 226 भी यही सेम पावर देता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट भी यही करता है कि इट एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। These writs can be directed to any individual, authority or even the government. ये रिट्स किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट, किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किए जा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या डिफरेंस है, मतलब ये किस तरह से काम करते हैं, दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पर्पस, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं रिट्स के केस में अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसे एनफोर्स कराने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब क्षेत्राधिकार। किस किस एरिया में ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन कौन सा एरिया आता है, हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, वो जान लेते हैं। इट कैन बी इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये रिट इशू कर सकती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरे इंडिया की टेरिटरी के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है? अगेंस्ट अ पर्सन रिजाइडिंग, वो पर्सन वहाँ रहता हो, उसी एरिया के अंदर हो, गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड जो वहीं पे मतलब जिस जो उस गवर्नमेंट के अंडर जो भी एरिया आता है उसके अगेंस्ट रिट इशू कर सकती है। ऑल्सो हाई कोर्ट एक और चीज़ करती है, अगर हमारे टेरिटरी के बाहर है कोई भी पर्सन है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है जिसके अगेंस्ट रिट इशू करना है, वहाँ भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। लेकिन जो वो केस है, मतलब जिस भी केस के लिए हम कर रहे हैं रिट इशू, उसका अराइवल, उसका अराइज जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, तब बाहर भी रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे इंडिया के टेरिटरी के अंदर रिट इशू कर सकती है। नेक्स्ट इज पावर। अब पावर क्या है? आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू द रिट्स। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती अभी, अगर उसका मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, मतलब ये उसके पास पावर है कि उसको रिट इशू करना है और वो इस चीज़ से मना नहीं कर सकती अगर केस जो है वो पॉजिटिव में, मतलब अगर ज़रूरत है रिट इशू करने की तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। वेयर एज हाई कोर्ट क्या करता है? इट इज़ डिस्क्रिशनरी, मीन्स अवेलेबल व्हेन इट्स नीडेड। अगर हमें लगेगा तो ये काम भी करेगा कि अपनी पावर को यूज़ करने से मना कर सकता है, मतलब वो रिट्स इशू करने के लिए मना भी कर सकता है।
हाई कोर्ट के पास ये पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, उसको रिट इशू करना ही है। तो हमने अभी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंस को, हमने पढ़ा आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 226 क्या कहता है, पर इस सभी में क्या है, रिट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि रिट होता क्या है। आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, रिट क्या होता है, रिट्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं व्हाट इज रिट। अब रिट क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट टू एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और द स्टेट। कि एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर मिलता है कोर्ट की तरफ से, वो किसके अगेंस्ट करा जाता है? किसी कोर्ट करता है इसको पहले तो, और किसके अगेंस्ट करा जाता है? इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। फिर इट इज़ यूज टू एनफोर्स लॉज। कभी भी हमें लग रहा है कि लॉज मतलब अपने प्रॉपर वर्किंग में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। सेफ गार्ड राइट्स एंड होल्ड पब्लिक अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ जितने भी हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं रिट के थ्रू हम। तो रिट ये सारा काम करता है। रिट होता क्या है? एक फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट। अब पर्पस क्या है रिट का? पर्पस ऑफ अ रिट टू चैलेंज एक्शंस बाय गवर्नमेंट बॉडीज और इंडिविजुअल दैट मे बी वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसके एक्शंस को, उसके काम को चैलेंज कर सकते हैं हम। लाइक इलीगल डिटेंशन, मिस यूज़ ऑफ पावर। इलीगल डिटेंशन मीन्स कोई हमें इलीगली बंदी बना ले, या फिर कहते हैं कि कैदी बना ले, तो या फिर मिस यूज़ ऑफ पावर, पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं। और एक्सीडिंग लीगल अथॉरिटी, मतलब जितना उसका लीगली वर्क है उससे ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे अगर केसेस हमें दिखते हैं तो हम रिट इशू कराते हैं उसके भी अगेंस्ट, कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो। दीज आर द रेमेडीज इंटरेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक रेमेडी है। रिट भी मतलब, क्योंकि आर्टिकल 32 इसीलिए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, क्योंकि उसके अंदर रिट्स हमें मिल रहे हैं और रिट्स हमें रेमेडी की तरह एक्ट करती है। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन है? क्योंकि ये अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 में हमने पढ़ा कि ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है? कि वो रिट इशू करे। और आर्टिकल 226 में हमने पढ़ा कि ये यही सेम पावर हाई कोर्ट को देता है। अब बात करते हैं, क्या कोई पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने रिट इशू कराने के लिए? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक वो डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन उसे अपने जो पहले रीजंस है वो दिखाने पड़ेंगे कि हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी या ना करी। वो तब जा सकता है जब हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई ना हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जा सकता है अपने रिट इशू कराने के लिए। अब बात करते हैं रिट्स कितने टाइप्स की होती है। हमारे पास रिट्स 5 तरह की होती है। फर्स्ट इज हाइबिस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडेमस, थर्ड इज सर्चुररी, फिफ्थ फोर्थ इज प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ इज क्यू वारंटो। 5 तरह की रिट्स होती है। इन पांचों रिट्स में क्या केसेस होते हैं, किसके अगेंस्ट कौन सी रिट इशू करते हैं किस केस में, ये सभी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हबीज कोर्प्स। हबीज कोर्प्स की स्टेटमेंट क्या है? टू हैव अ बॉडी। अब स्टेटमेंट से पता चलता है कि हैव अ बॉडी मीन्स कोई ऐसी मतलब मुर्दा नहीं, एक जिंदा पर्सन, मतलब एक पर्सन की बात करी हुई है, टू हैव अ बॉडी। तो अब कहते क्या है ये? इफ़ द स्टेट इलीगली डिटेन्स अ पर्सन, अगर इलीगली उसे बंदी बना लिया है या फिर कह सकते हैं कैदी बना लिया है, दैट इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल खुद या फिर उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कैन यूज़ दिस रिट टू सीक देयर रिलीज, मतलब उसके रिलीज की मांग के लिए इस रिट को यूज़ कर सकते हैं। तो हबीज कॉर्प्स क्या है? हैव अ बॉडी, मतलब हमारी पर्सनल फ्रीडम पे बात आ गई। हमारी कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती हमें बंदी बना लिया तो ये फ्रीडम ही तो छीन ली हमसे। तो हमारी फ्रीडम के ऊपर जब बात आती है तो हम हबीज कॉर्प्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड यूज रिट। सबसे पावरफुल है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिट है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल फ्रीडम की बात करती है। पर्सनल फ्रीडम का मतलब है हमारी राइट टू लिबर्टी की बात करती है। राइट टू लिबर्टी आ गया तो आपको पता है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। फंडामेंटल राइट ही में से एक राइट हमारा राइट टू लिबर्टी भी है, तो हबीज कोर्प्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। In such cases, the Supreme Court और High Court directs the detaining authority। ऐसे केसेस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट यानी कि ऑर्डर देती है डिटेनिंग अथॉरिटी को टू एक्सप्लेन द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन, मतलब रीजंस दे कि उन्होंने किसी भी पर्सन को डिटेन क्यों किया है।
इफ द जस्टिफिकेशन इज फाउंड टू बी अनरीजनेबल, अगर वो जस्टिफिकेशन अनरीजनेबल है, उचित नहीं मानी जाती है, द डिटेंशन इज डीम्ड अनलॉफुल, तो उस डिटेंशन को मान लिया जाता है कि वो अनलॉफुल है, मतलब वो लॉ के अंदर नहीं हुआ है वो काम, एंड द पर्सन मस्ट बी रिलीज इमीडिएटली, उस पर्सन को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है। तो अगर इलीगली कोई पर्सन डिटेन हो रहा है तो हबीस कोर्प्स को यूज़ करके वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है या हाई कोर्ट तक जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है डिटेनिंग अथॉरिटी से पूछेंगे किस बेस पे आपने इन्हें डिटेन किया। अगर वो जस्टिफिकेशन आपकी अनरीजनेबल रहती है तो आपको उसी टाइम रिलीज़ कर दिया जाएगा और उस मतलब जिस बेस पे वो डिटेन करा है उस डिटेंशन को अनलॉफुल मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको हबीज कोर्प्स फर्स्ट रिट क्लियर हुई होगी। हम चलते हैं सेकेंड रिट पर। सेकेंड रिट इज़ मैंडेमस। अब मैंडेमस क्या है? वी कमांड। वी कमांड से क्लियर होता है कि हमें कोई ऑर्डर देना है किसी को, लेकिन ऑर्डर किसको देना है? दिस रिट इज़ यूज बाय द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल। ये रिट कोर्ट यूज़ करती है किसके लिए? पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर देने के लिए। हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी टू रिज्यूम हिज वर्क। मतलब किसी पब्लिक ऑफिशियल ने अगर अपनी काम करने से या तो मना कर दिया है या काम किया ही नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट जो है ये रिट इशू करती है कि वो अपने काम को स्टार्ट करे, मतलब अपने काम को प्रोसीड करे। उस काम को रोकना नहीं है या काम करने से मना नहीं करना। अगर मना कर दिया है तो मैंडेमस रिट इशू करी जाती है, जिसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट जो कोई भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह लो या फिर हाई कोर्ट कह लो, वो उस पब्लिक ऑफिशियल को, उस गवर्नमेंट बॉडी को ये बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि वो अपना काम करे। Besides public officials, mandamus can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। मतलब पब्लिक ऑफिशियल के अलावा वो पब्लिक बॉडी, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी इंफीरियर कोर्ट, मतलब और जो भी कोर्ट्स होते हैं लोअर कोर्ट्स, किसी भी ट्रिब्यूनल और किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को ये सेम पर्पस के लिए कमांड कर सकती है। नेक्स्ट इज अनलाइक हबीज कोर्प्स, मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कैन नॉट बी, मतलब हबीज कोर्प्स में क्या है कि वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट भी इशू करी जा सकती है, लेकिन जो मैंडेमस है वो किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही इशू करी जाती है। अब मैंडेमस में एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारे स्टेट के लिए कितने सारे काम होते हैं, लोअर कोर्ट्स जितने भी होते हैं, स्टेट की कोई कोर्ट है तो हमारे सपोज कि रोड बनाने का काम हो रहा है, तो अगर वो काम मतलब टेंडर पास कर दिया लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ काम, तो मैंडेमस रिट इशू की जा सकती है, जिससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देंगे कि अपने काम को प्रोसीड करे। तो ये पब्लिक ऑफिशियल के अंडर तो आ गया। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल आ गया, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आ गई, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर दे सकती है। किस रिट के थ्रू? मैंडेमस रिट के थ्रू। नेक्स्ट इज सर्च्यूरेरी। अब सर्च्यूरेरी की स्टेटमेंट है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड से क्लियर होता है सर्टिफिकेशन मिलना। अब किसी भी चीज़ की सर्टिफिकेशन कब मिलती है? जब हमें थ्रू आउट द प्रोसेस कोई कमी ना लगे, मतलब कोई कमी है उसे ठीक कर लिया। सर्टिफिकेशन तो तब मिलता है ना जब वो चीज़ प्रॉपर हो जाए। मान लो कोई काम में कमी चल रही है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, तभी भी कमी है, उसे ठीक कर लिया जाए। उसके बाद अगर करने के बाद भी उसका जो रिजल्ट आया उसमें भी कमी है या कोई गलत रिजल्ट आया है, तो उसे भी ठीक करने की जिसके पास पावर होती है, मतलब वो अगर काम हो जाता है तब हम प्रॉपर उसको सर्टिफिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे टू बी सर्टिफाइड का यही मतलब है कि ये अपना प्रोसेस के थ्रू भी कोई गलती हो जाए तो उसे भी ठीक कर सकती है, उसे भी करेक्ट कर सकती है ताकि फर्दर कोई एक्शन ना लिया जाए। और उसके बाद अगर रिजल्ट मतलब जो हमारा जस्टिफिकेशन आता है, स्टेटमेंट आता है, अगर वो भी इलीगल है तब भी ये उसको ठीक कर सकती है। तो यहाँ पर बात जो है सर्च्यूरेरी जो रिट है वो कोर्ट्स के लिए इशू की जाती है। लोअर कोर्ट में जब भी कोई काम गलत हो रहा हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट, ये कमांड कर सकती है लोअर कोर्ट को टू सबमिट इट्स रिकॉर्ड्स फॉर द रिव्यू। मतलब कोई भी लोअर कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दी है और हमें लग रहा है कि वो काम अभी मतलब जो चल रहा है उसमें कोई ना कोई कमी है या कुछ भी गलत किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो उनको कमांड करेगी लोअर कोर्ट को कि वो अपने रिकॉर्ड सबमिट करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसका रिव्यू कर सके कि ये प्रोसेस जो हुआ है पूरा वो लीगल एक्शंस के थ्रू हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये लोअर कोर्ट इलीगल कब होगा, मतलब लोअर कोर्ट के काम इलीगल कब माने जाएंगे?
या तो वो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या फिर वो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। मतलब कोई चीज़ या तो ज़रूरत से ज़्यादा की जाए या ज़रूरत से कम की जाए, तो वो कुछ ना कुछ गलती तो रहेगी उसमें। तो लोअर कोर्ट के काम इलीगल तब होते हैं जब एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जाए, मतलब आप किसी चीज़ को गलत कर रहे हो और फिर भी वो आगे मतलब स्टेटमेंट भी दे दी गई, वो भी फॉल्स आ गई। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया जब कोई काम चल रहा है उसमें ही पहले से ही एरर्स है, तो ये सर्शियोररी रिट जो है वो इसी प्रोसेस के अगेंस्ट इशू की जाती है कि अगर कोई काम मतलब प्रोसेस के थ्रू ही उसमें एरर्स आ गए तो वो एरर्स को करेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए इसको क्यूरेटिव भी बोला जाता है कि इसका जो काम है वो क्यूरेटिव भी है कि वो एरर्स को करेक्ट कर सकती है। कोई स्टेटमेंट पास होने से पहले ही गलतियों को रोका जा सकता है ताकि फर्दर एक्शंस उसके बेस पर ना लिए जाएं। और मान लो फिर एक्शन भी ले लिया, बाय चांस एरर ठीक ना हुई और फिर भी स्टेटमेंट आपकी जो आई है वो इलीगल आई है, तो ये उसको प्रिवेंट भी कर सकती है, प्रिवेंटिव मेजर की तरह भी एक्ट करती है, क्योंकि ये गलती हो भी जाए तो उसके बाद भी फिर उसको ठीक कर देगी। jurisdiction is the unconstitutional violation of principle of natural justice। मतलब अगर कभी भी जस्टिस के खिलाफ कोई भी अगर मतलब वायलेशन हो रहा है जस्टिस का, नेचुरल जस्टिस का, तो एक तरह से मान लिया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रही है वो चीज़। कि अगर कोई भी न्याय हो रहा है, मतलब कोई भी जस्टिस हो रहा है लेकिन वो उसका वायलेशन हो रहा है, जस्टिस सही से नहीं हो पा रहा, तो एक तरह से ये माना जाता है कि वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रही है। तो इसीलिए सर्शुररी यूज़ करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो थ्रू आउट द प्रोसेस और ऑल्सो आफ्टर द रिजल्ट। इफ़ लोअर कोर्ट्स जजमेंट आर फाउंड टू बी इलीगल, अगर उसकी जजमेंट फिर भी मानी जाती है कि इलीगल आई है, देन दे आर क्वेश्ड, तो उन्हें खारिज कर दिया जाता है। मतलब कोई भी आपका अगर स्टेटमेंट पास कर दी है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो उनके स्टेटमेंट को, उनके जस्टिफिकेशन को खारिज कर देंगे। तो अब आपने इसमें पढ़ा सर्शियोररी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। ये एरर्स को ठीक भी करती है और अगर गलती हो जाए, स्टेटमेंट इलीगल आए, तो उसे क्वैश कर देती है, मतलब उसके बेस पे कोई भी आगे डिसीजन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव यानी मतलब प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के नाम से ही क्लियर होता है, प्रोहिबिशन को प्रिवेंटिव मेजर भी कहा जाता है। इसीलिए अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड मतलब मना करना किसी चीज़ को, कि आपको पता है वो चीज़ गलत होएगी, उसको पहले ही प्रोटेक्ट कर देना, इसीलिए इसको प्रिवेंटिव बोला गया है। स्टेटमेंट है आपकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के नाम से क्लियर होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन गलती होने से पहले ही उसे प्रोटेक्ट कर देगा, मतलब आगे तक जाने ही नहीं देगा। और जो क्योर है, क्योर सी से सर्शियोररी। सर्शियोररी में क्या है कि ये प्रिवेंट तो करती ही है और बाद में एरर्स को करेक्ट भी कर देती है। A writ of prohibition is a judicial order that prevents a lower court from interfering with a higher court's decision। मतलब ये पहले से प्रोटेक्ट कर देते हैं, अगर इसे लग रहा है कोई गलती है तो पहले से ही प्रोहिबिशन यूज़ करके उस काम को वहीं रोक दिया जाए ताकि उसकी इंटरफेरेंस हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ ना हो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टे ऑर्डर। स्टे लगा दिया जाता है ना जैसे किसी केस पे, तो वो इसीलिए कि अगर हमें लग रहा है कि वो गलत जा रहा है या फिर वो इलीगल एक्शंस में है, तो पहले ही प्रोहिबिशन यूज़ करके उसे वहीं रोक दिया जाए ताकि उसके बेस पे कोई भी गलत एक्शंस ना लिए जाए। तो ये पहले से ही उसको प्रिवेंट कर देता है, किसे, लोअर कोर्ट को, ताकि उसका हाई कोर्ट्स के साथ कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। मतलब फिर वो होगा ना कि रिव्यू होगा, वो चेक, वो प्रोहिबिशन काम जो करती है पहले से ही उसको रोक देती है। प्रोहिबिशन अप्लाइज अंटिल द लोअर कोर्ट्स डिलीवर इट्स जजमेंट। जब तक वो जजमेंट पास नहीं करती तब तक ही प्रोहिबिशन यूज करते हैं। वेयर एज सर्शुररी इज यूज आफ्टर एन इलीगल जजमेंट हैज़ बिन इशूड। सर्शुररी क्या है, पहले भी गलती ठीक कर सकती है, लेकिन अगर आपका कोई भी जजमेंट इलीगल पास हो गया है तो उसे क्वैश कर देता है। तो सर्शुररी जो है इलीगल जजमेंट के पास होने के बाद यूज़ की जाती है और प्रोहिबिशन उससे पहले यूज़ की जाती है। वेयर एज सर्शुररी जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन में भी आती है कि सर्शुररी क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है, वो एरर्स को करेक्ट भी कर सकती है और प्रिवेंट भी कर सकती है। प्रोहिबिशन क्या है, प्रिवेंट कर सकती है अंटिल द जजमेंट इज पास्ड। आई होप आपको प्रोहिबिशन और सर्शुररी क्लियर हुआ होगा, दोनों का क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हुआ होगा। लास्ट एक हमारी रिट है क्यू वेरेंटो, वो भी पढ़ते हैं। क्यू वेरेंटो क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इसकी स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन कर रहा है किसे,
किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, कि आप किस अथॉरिटी से, किस बेसिस पे, मतलब जो भी आपकी क्वेश्चनिंग है किस बेसिस पर यहाँ आए, वो आप पढ़ते हैं आगे तो पता लगेगा. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल असरपेशन. इलीगल असरपेशन मतलब अवैध कब्जा, मतलब कोई कब्जा करके बैठ जाए, कोई अगर उस पोस्ट के लिए मतलब वैलिड नहीं है, मतलब कह देते हैं ना कि उस पोस्ट पे ये बैठा हुआ है पर हकदार नहीं है उसका, तो अवैध कब्जा जब भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रिट को इशू करती है अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल. मतलब किसी भी, जो भी वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट भी हमें लग रहा है कि उसने इलीगल असरपेशन किया है, तो उसके अगेंस्ट ये रिट इशू होती है. थ्रू दिस रिट, थ्रू दिस रिट क्या होता है, द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस. मतलब वो उसके मतलब प्रोसेस के लिए पूछती है कि किस लीगल बेसिस पे आपने ये पोजीशन हायर की है, आपने कैसे यहाँ पर, मतलब क्या आप, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कई बार ऐसा होता है सिफारिश चलती है, कोई ऐसे ही बैठ जाए, तो ये क्यू वेरेंटो क्या करती है, उनको पूछ, उनके आगे क्वेश्चन करती है कि आप किस बेसिस पर इस पोजीशन पर आए हैं. लीगैलिटी, उनकी लीगैलिटी से मांग करती है. इट इज़ द ओनली रिट विच कैन बी अप्लाई बाई एनी वन. ये एक ऐसी इकलौती रिट है जो कोई भी इसको मतलब अप्लाई कर सकता है, कि कोई भी इसकी मांग के लिए जा सकता है. अब हमने 5 रिट पढ़ी: हबीज कोप्स, मैंडमस, सर्चोरियरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वेरेंटो. अब हबीज कोप्स में आपको बताया इलीगल डिटेंशन हो जाए तो कोई पर्सन अपने रिलेटिव्स के लिए या खुद के लिए ये रिट इशू करा सकते हैं कि वो जो डिटेनिंग अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको क्वेश्चन करती है. सेकंड मैंडमस है, कोई भी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को, कोई भी पब्लिक बॉडी को ऑर्डर दे सकती है कि वो अपनी जॉब को कंप्लीट करे या अपने काम को प्रोसीड करे. थर्ड सर्चुरियरी में क्या है, कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से आपके मतलब काम होने से पहले ही उसके एरर्स को चेक कर सकती है, करेक्ट कर सकती है, रिव्यू कर सकती है उसका, और अगर इलीगल जजमेंट पास हो गया तो उसे क्वैश भी कर सकती है. प्रोहिबिशन क्या करती है, कोई भी स्टेटमेंट पास होने से पहले उसे प्रिवेंट कर सकती है. क्यू वेरेंटो क्या करती है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, किसी पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट बॉडी, किसी से भी क्वेश्चन कर सकती है अगर उसे लग रहा है कि वहाँ पर इलीगल असरपेशन हुआ है. आई होप आपको पांचों रिट क्लियर हुए होंगे. थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं इनके ऊपर. अब है जनरल फैक्ट्स अबाउट रिट्स इन इंडिया. क्या फैक्ट्स है? फर्स्ट इज आर्टिकल 32 ऑल्सो ग्रांट्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू एम्पावर अदर कोर्ट्स टू इशू द रिट्स. अब वैसे तो देखो, आर्टिकल 32 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि रिट इशू करे, और आर्टिकल 226 कहता है हाई कोर्ट के पास ये पावर है. लेकिन अब आर्टिकल 32 एक और चीज़ कहता है, मतलब वैसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इशू करते हैं, क्या कोई अदर कोर्ट भी रिट इशू करता है? वैसे तो नहीं है आपके पास रूल, लेकिन आर्टिकल 32 ये पावर देता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, अगर वो किसी अदर कोर्ट को भी ये पावर देना चाहे तो दे सकता है कि वो रिट इशू करे. नेक्स्ट है, बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू रिट्स. सिर्फ कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट के पास ये पावर थी. कब? बिफोर 1950, कि वो रिट इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट है, आर्टिकल 226 ने एक्सटेंड करी है पावर टू ऑल हाई कोर्ट्स इन इंडिया. आर्टिकल 226 में ये हुआ कि उसने सारी इंडिया के सभी हाई कोर्ट्स को ये पावर दी कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं. द कंसेप्ट ऑफ रिट्स इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश लॉ. इंग्लिश लॉ की बात करें तो यानी कि ब्रिटिशर्स की बात होती है, तो ये हमारा कहाँ से आया है? यूके से. कंसेप्ट जो रिट्स का आया वो हमने यूके से लिया है. वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स. प्रेरोगेटिव रिट्स मतलब कि आपके इंपॉर्टेंट रिट्स के बारे में मतलब जानी जाती है ये. तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा रिट्स के बारे में, कितनी तरह की रिट्स होती है, किस केस में कौन से रिट इशू करते हैं. आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को, और आर्टिकल 32 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी अदर कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि वो रिट इशू करे. रिट्स का कंसेप्ट कहाँ से लिया? यूके से. और अब एक और चीज़ है, इंग्लैंड के अंदर ही ये कहा गया है कि रिट्स को फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाउंटेन्स ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है. किसको? रिट्स को. तो हमने रिट्स के बारे में पढ़ा.
आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर क्या होता है, सेम पावर्स वही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को दी गई है। आई होप आपको रिट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आर्टिकल 32 में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, क्या क्या कंसेप्ट है, किस बेस पे ये राइट यूज़ किया जाता है, ये सभी आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड विद अस।